रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में एक नई चीज़ देखने को मिली और उस नई डेवलपमेंट ने जीबी इंतखाबात के रिज़ल्ट पर क्या इफ़ेक्ट डाला है, इन तफसीलात से अपने बिलाउत का आगाज़ करेंगे और इसके बाद आप देखने वालों को ये बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं उनको क्या पेशकश की गई। क्या नाराज़ अरकान को मना लिया गया? क्या नाराज़ अरकान बिक गए हैं? और फिर इस खबर की तफसीलात के बाद हम बात करेंगे जॉइंट एक्शन कमेटी की नोटिफिकेशन की। हम बात करेंगे कि कौन सा नोटिफिकेशन जो है वो दुरुस्त निकला है। तो ये 3 खबरें हैं जिनकी तफसीलात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, जीपी इलेक्शन का मामला ये है कि एक रवायत रही है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हो या आज़ाद कश्मीर के अवाम हो, जब भी वहाँ पे इलेक्शन हुआ 5 साल के लिए नए हुक्मरानों को मुंतखब करने की बात आई, वोटिंग हुई, पोलिंग हुई, तो ये टेंडेंसी देखी गई कि जो दोनों खित्तों की जो अवाम है, चाहे आज़ाद कश्मीर की है चाहे गिलगित बल्तिस्तान की है, वो मरकज़ी हुकूमत के साथ जाते हैं। मरकज़ में जिस सियासी जमात की हुकूमत होती है उसी को अक्सरियत जो है वो हासिल होती है। लेकिन अब की मरतबा ये देखा गया कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर जीबी के अवाम ने उस रवायत, उस रुझान से हट के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है एक अक्सरियती जमात के तौर पर जो है वो आगे लेके आए हैं। अब तक के नाज़रीन जो नताइज सामने आए हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, मुस्लिम नवाज़ की जानिब से भी ये कहा गया कि वो सबसे बड़ी अक्सरियती जमात जो है वो बन के सामने आएगी। लेकिन अगर हम नताइज को देखें जो मुख्तलिफ चैनल्स पे रिपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है। किसी चैनल्स पे पीपल्स पार्टी की 7 सीटें बताई जा रही हैं, किसी चैनल पे पीपल्स पार्टी की 9 सीटें बताई जा रही हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी तादाद जो है वो अब तक जो रिपोर्ट की गई है वो 5 बताई जा रही है। और तीसरे नंबर पे मुस्लिम नवाज़ है जिसकी सीटें जो है वो 3 बताई जा रही हैं। उसके बाद जो है वो MWM है, ये 18 सीटों का रिज़ल्ट हतमी तौर पे सामने आ चुका है। 6 सीटों का जो नतीजा है उसका जो रिज़ल्ट है वो आना बाकी है। तो इस रुझान को देख के जो एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इस मरतबा जहाँ गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने एक मुनक़िसम मैंडेट दिया है और मुनक़िसम मैंडेट से लग ये रहा है कि 2-3 सियासी जमातों को या 2 सियासी जमातों को आज़ाद अरकान को साथ मिला के जो है वहाँ पे अपनी हुकूमत जो है वो तश्कील देना पड़ेगी, ये अमरे मजबूरी जो है वो करना पड़ेगा। बाकी जो माजी में होता रहा कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत रही उसी को मुंतखब किया जाता रहा जीबी के इंतखाबात में, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। लेकिन अब की मरतबा वहाँ की आवाम ने पीपल्स पार्टी मरकज़ में ठीक है कि सपोर्ट कर रही है नून लीग की हुकूमत को, लेकिन वो ख़ुद इक़्तिदार में नहीं है, काबीना में नहीं है। लेकिन शायद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये दावा था कि हम जीतने के बाद जो NFC अवार्ड है, जो एक मालियाती जो हिस्सा बनता है, वो जीबी के अवाम को वो हिस्सा भी देंगे। तो शायद इसी नारे के ऊपर जो है वो जीबी के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया है। तो अच्छी बात है, फ़ैसला जीबी के अवाम ने करना था। मेरी राय भी यही थी कि शायद मुस्लिम नवाज़ जो है वो कामयाबी हासिल करे माजी के रुझान और टेंडेंसी को देखते हुए, लेकिन फ़ैसला जो है वो अल्टीमेटली जीबी की अवाम ने ही करना था। लेकिन आप ये देखें कि इन इलेक्शन नताइज के ऊपर जो सोशल मीडिया पे कैंपेन की गई, जो आदिल राजा जैसे, जो इमरान रियाज़ ख़ान जैसे, शहबाज गिल जैसे लोग ये दावा कर रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जीबी के इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी, बल्कि जिब्रान इलियास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, हेड हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि 21 सीटों पे तहरीक इंसाफ ने बर्तरी हासिल कर ली है। तो सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी है, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। वाज़ेह बर्तरी नहीं है और सिंगल उन्होंने जैसे सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर पाई। जैसे मैंने कहा कि मुल्क के सब मैंडेट है, नून लीग और आज़ाद अरकान को मिला के वहाँ पे हुकूमत जो है वो तश्कील देना पड़ेगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारी दूसरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान से मुतल्लिक़। एक तो नाज़रीन ये वाज़ेह हुआ है कि नाराज़ अरकान में जो साबिक़ स्पीकर थे खैबर पख्तूनख्वा के मुश्ताक गनी साहब भी उसी
नाराज़ अरकान का, बागी अरकान का हिस्सा हैं। लेकिन जो बार बार एक बात कही जा रही थी कि इन्हें अली अमीन गंडापुर साहब की सपोर्ट हासिल है, अली अमीन गंडापुर के ये धड़े का हिस्सा हैं, तो मुश्ताक अली साहब ने एक्स के ऊपर एक पैगाम जारी किया जिसमें उनकी तरफ से ये वाज़े किया गया कि वो किसी भी धड़े का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, किसी भी धड़े को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो नाराज़ अरकान हैं वो इस वजह से नाराज़ हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की जो कैंपेन है, जो तहरीक है, वो बड़ी ही इस अंदाज से चलाई जा रही है जैसे कि होम्योपैथिक किस्म की ये कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। और इससे मुश्ताक गनी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो रिहाई जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। और मुश्ताक गनी साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हमारा जो मकसद है इस ग्रुप का, वो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन रिपोर्ट ये हुआ है कि जो नाराज़ अरकान हैं उनके साथ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जनाब सवाती साहब ने रब्ता किया है, और न सिर्फ रब्ता हुआ है बल्कि सवाती साहब ने मुश्ताक गनी साहब से एबटाबाद में मुलाकात भी की है। और इस मुलाकात में जनाब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सवाती साहब ने नाराज़ अरकान को ये पेशकश की है कि आप जो है आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाएगा और इसके साथ साथ आपको काबीना में शामिल किया जाएगा। यानी नाराज़ अरकान को, स्पीकर साहब को, ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो काबीना में शामिल होने की ऑफ़र कर रहे हैं नाराज़ अरकान को, तो उनको ये मैंडेट दिया गया होगा, उनको ये कहा गया होगा कि आप इन नाराज़ अरकान को मनाएं और अपने साथ लेके आएँ। और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे मुतल्लिक़ भी नाराज़ अरकान को कहा गया है कि आपके जो रिज़र्वेशंस हैं उनको भी दूर किया जाएगा। लेकिन नाराज़ अरकान का यही कहना है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अब तक जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब हैं, जिन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान इस मनसब पे लेके आए थे और इस मनसब पर उन्हें बिठाने के लिए, सुहेल अफरीदी साहब को बिठाने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा भी लिया गया था, लेकिन वो मकसद अचीव नहीं हो सका। और सुहेल अफरीदी साहब ने वज़ारत आला का ओहदा संभालने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई ठोस जो है वो इक़दामात नहीं उठाए हैं। तो ये जो नाराज़ अरकान हैं इनका आज एक मुशावरती इजलास भी होने जा रहा है, और ये मुशावरती इजलास जो राब्ता किया गया स्पीकर साहब की तरफ से, सवाती साहब की तरफ से, मुश्ताक गनी साहब से, उस राब्ते के बाद यह मुशावरती इजलास होना है। और इस इजलास में जो नाराज़ अरकान हैं, जो यकीन दहानी इनको कराई गई है, जो पेशकश की गई है कि आपको काबीना में शामिल किया जाएगा, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, तो उस यकीन दहानी पे नाराज़ अरकान का जो मुशावरती इजलास होना है उस पर अपना जो जवाब है, आज वो स्पीकर सवाती साहब को अपना जो हतमी जवाब है, अपने जवाब से जो है वो आगाह करेंगे। तो ये तो नाज़रीन हमारी दो ख़बरें हो गई। अब आ जाते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी जिसने 9 जून को एहतजाज की जो है वो कॉल दे रखी है, आज 8 जून है, कल 9 जून है, लेकिन उस एहतजाज की कॉल में जो सबसे बड़ी एक चीज़ जो सामने आई थी कि मुहाजिरीन की 12 सीटें जो है वो ख़त्म नहीं की जा रही। हमारा एक मेन मुतालबा था, मरकज़ी मुतालबा था, डिमांड थी, तो उस पे वो एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन उस एहतजाज की डेट आने से पहले आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इस नोटिफिकेशन में जॉइंट एक्शन कमेटी की जो तंजीम है उसे एक कलदम तंजीम जो है वो करार दिया गया इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत। और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो इक़दामात हैं, जो सरगर्मियाँ हैं, उससे रियासत आज़ाद कश्मीर को जो है वो ख़तरा है, उसके अमन को ख़तरा है, उसके इस्तेहकाम को ख़तरा है, और इससे वाबस्ता जो लोग हैं वो लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो वाक़यात हुए जिसमें मरकज़ी दफ्तर भी जॉइंट एक्शन कमेटी का सील कर दिया गया, और उसके बाद पलंदरी के मकाम पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बनाया, और फिर जो रावलाकोट का अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ जिसमें जो 4 सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें रेंजर के एहलकार भी शामिल थे, वो शहीद हुए, और 20 से ज़्यादा एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए, तशवीशनाक हालत में उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो इसके बाद जो अलामिया जारी किया गया है IG आज़ाद कश्मीर की तरफ से, उसके बाद तो वो जो नोटिफिकेशन है जो जॉइंट एक्शन कमेटी के ऊपर पाबंदी लगाता है, इसको कलदम तंजीम करार देता है, वो नोटिफिकेशन एक तरीके से दुरुस्त साबित होता है। जो उसमें जस्टिफिकेशन और जवाब पेश किया गया था कि ये इंतशार फैला रहे हैं अपनी सरगर्मियों, अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, ये एक पुरअमन जो है वो सियासी तंजीम या ये सियासी धड़ा नहीं है। तो बज़ाहिर तो वो नोटिफिकेशन जो है अब वैलिडेट जो है वो हो चुका है इन 2 इंसिडेंट्स के बाद, अफसोसनाक वाक़यात के बाद।
ایک اور عدالتی خبر ہے ناظرین، علیمہ خان صاحبہ آج اپنے وکیل کے ساتھ ATC عدالت راولپنڈی میں پیش ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو علیمہ خان صاحبہ کے وکیل فیصل ملک کی درخواست تھی کہ جو پروسیکیوشن کے 2 گواہان تھے ان پہ ہم دوبارہ سے مزید جرا کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے، امجد علی شاہ صاحب نے اس پہ یہ کیا تھا کہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اس پہ کہا تھا کہ مناسب حکم جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ آج علیمہ خان صاحبہ اپنے وکیل کے ساتھ جب عدالت میں پیش ہوئیں تو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ جن گواہوں کے اوپر وہ دوبارہ جرا کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن پروسیکیوشن کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی کہ گواہوں پہ دوبارہ جرا نہیں ہو سکتے، لیکن عدالت نے پروسیکیوشن کے اس اعتراض کو مسترد کر دیا، اور 10 جون تک جو کیس کی سماعت ہے اسے ملتوی کرتے ہوئے جن گواہوں پہ جرا کرنی ہے انہیں 10 جون کو جو ہے وہ سمن کر لیا گیا ہے، بلا لیا گیا ہے۔ تو ایک یہ عدالتی پروسیڈنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خطے میں جو ایک عدم استحکام دیکھا گیا ہے، جو مالی برڈن جو ہے وہ دنیا کے اوپر دیکھا گیا ہے ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے، جس میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، مذاکرات مفاہمتی یادداشت کے قریب جو ہے امریکہ ایران پہنچنے والے ہیں، لیکن کل جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، جس میں لبنان کے اوپر اسرائیل کی جانب سے کی گئی جو بمباری تھی، اس بمباری کے بعد ایران نے اسرائیل کو جو ہے وہ رسپونڈ کیا، اور ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو جنگ بندی کی وائلیشن کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، جو کہ 8 اپریل کی جنگ بندی میں شامل تھا، لبنان کا علاقہ بھی، لبنان کا خطہ بھی، تو یہ وائلیشن جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کی گئی، جس کا جواب جو ہے وہ ایران کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو اس جاریت یا اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد اب جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو معاہدہ ہے، جو مفاہمتی یادداشت کے اوپر سگنیچر ہونے ہیں، جنگ کا خاتمہ ہو جائے تاکہ جو مالی برڈن دنیا کے ممالک کے اوپر پڑا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ چیزیں جو ہیں اب لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا جو ہے ایک وقفہ آ گیا ہے۔ امریکن صدر ٹرمپ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ جو مذاکرات ہمارے ایران کے ساتھ چل رہے تھے، ان مذاکرات کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ پیر کے دن، منگل کے دن یا بدھ کے دن، یعنی رواں ہفتے کا جو منڈے ہے، جو ٹیوزڈے ہے اور جو وینسڈے ہے، ہمارا ایران کے ساتھ جو تحریری معاہدہ ہے وہ ہو سکتا تھا، لیکن اب چونکہ جو نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں اس پر جو صدر ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے بھی نیتن یاہو کو بھی جو ہے وہ روکا ہے کہ آپ اس پہ رسپانس نہ کریں اور ان حملوں کو روکا جائے، اور کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ اس کو فائنلائز کیا جائے تاکہ اس ایپیسوڈ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ڈی ایسکلیٹ ہونے کے بجائے دوبارہ سے ایسکلیٹ ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔